नमस्कार। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 इस समय आप लोग फेस कर रहे हैं और आज का पेपर आपने देखा होगा 2 तारीख का। जो भी अभ्यर्थी पेपर देकर आए हैं सबसे पहले वो अपनी प्रेजेंस दिखाएं और ये बताएं कि आपने कैसे पेपर किया अटेम्प्ट। आप सबकी क्वेश्चन क्वेरीज के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर ये वीडियो सेशन दे रहा हूँ, जिस पर मैंने अपने दिन भर के एनालिसिस पर जो आउटपुट निकाला है उसके आधार पर मैं पहले सबसे आपको बता दूंगा कि कल जो पेपर देने जा रहे हैं उनको किन किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद में उन्हीं टॉपिक को फोकस करते हुए कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी मैं आपको करा दूंगा, जैसा कि इस परीक्षा सेशन में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर देंगे, कल भी देंगे, परसों भी देंगे, नरसों भी देंगे, लगातार जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज पेपर देकर आए अपनी प्रेजेंस जरूर लगाएंगे, बताएंगे कि आपने कैसा फेस किया, आपको कैसे सवाल मिले, क्या अटेम्प्ट किया, नहीं किया, आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, इसका आपको एकदम क्लियरिटी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको बताने की नीड है। जब बताएंगे तभी हम उस एनालिसिस को कर सकते हैं। हालांकि मैंने दिन भर की बहुत रिसर्च करी और इस तरह से हमने आउटपुट निकाला कि जो हमारी परीक्षा आरपीएफ कांस्टेबल की चल रही है उसमें 2 मार्च की जो परीक्षा है उसी पर आधारित हमने सवालों को रखा है। लेकिन सबसे पहले आप इस पेपर पैटर्न को समझिएगा। 2 मार्च का एग्जाम बढ़िया था, मतलब एवरेज था, कोई ऐसा बहुत ना ज़्यादा टफ था ना बहुत ज़्यादा ईजी था। सवालों के एनालिसिस करने के बाद समझ में आया कि जो आरपीएफ का पैटर्न है, वैसे भी मैं आपसे कह रहा था कि रेलवे अपना एक अलग पैटर्न बनाता है जो आरआरबी खुद जनरेट करता है। तो आरआरबी के हिसाब से जो उनके पेपर्स हैं उनके एनालिसिस को हमें रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, चाहे वो आपका ग्रुप डी का है, ठीक है, ग्रुप डी का पेपर हो, आप हर बार के पेपर को देखिए, एनटीपीसी का पेपर देखिए, आपके लेवल से मिलेगा, एलपी का पेपर आपको देखने को चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस किया आरपीएफ एसआई का जो पैटर्न बनाया था उसी पैटर्न पर ही सवालों को डिफाइन किया। एसआई का जो लेवल था थोड़ा सा अप था, इसमें उसी परीक्षा के हिसाब से जो पेपर का नाम ही कांस्टेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग सवालों को दिया। सवालों के 35 क्वेश्चन की कॉम्बिनेशंस में जो हमें अपडेट मिला है उसमें ज़्यादातर सवाल हमें एरिथमेटिक के दिखे हैं, और एरिथमेटिक ही आपके पाठ्यक्रम का सच में पूछा जाता हिस्सा भी है। आप अगर अपना ऑफिशियल पाठ्यक्रम उठाकर देखिए तो एरिथमेटिक ही है। एडवांस में केवल मेंसुरेशन ही पूछा जाना चाहिए, लेकिन पिछला पेपर हम लोगों ने देखा था उसमें ट्रिग्नोमेट्री से लेकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर के प्रोबेबिलिटी से लेकर के सांख्यिकी से लेकर के हर तरह के सवालों को दे रखा था। इसलिए हर सवालों पर फोकस कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन पर आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। उनके सवाल अगर आए तो आप जरूर कर लें। लेकिन आज के पेपर में ज़्यादातर प्रायोरिटी पेपर में अरिथमेटिक की दी गई है, और अरिथमेटिक में भी आप ध्यान से देखिएगा जो सवालों का जो नेचर है थोड़ा सा, जैसे अगर आरपीएफ का हम एसआई पेपर उठाकर देखें या यूपीएसआई उठाकर देखें तो जो सवाल थे उनको समझने में दिक्कत नहीं है, समझना आसान है, लेकिन समझ करके कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, कैलकुलेशन इसका जो है वो थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए आपको अब इस समय कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादातर इसने कैलकुलेशन में फंसाया लगभग 8 से 10 सवालों में, और इस वजह से अभ्यर्थी परेशान थे। इसलिए समझ तो जा रहे हैं कि हमें करना कैसे चाहिए, सवाल का हमें वर्डिंग क्लियर हो पा रहा है, हम स्टेटमेंट मैच करा पा रहे हैं, सब कुछ सही है। जैसे चाल दूरी के सवाल आए तो चाल दूरी के सवालों पर देखिए मैंने कई लेवल के साथ, जैसे एक सवाल बहुत बनता है चाल दूरी पर, आप स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात करिए। अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो हम पहले थोड़ा सा फोकस करते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम में। जैसे एक सवाल बनता है कि अगर एक सर्टेन डिस्टेंस को आप एक किसी स्पीड से चलकर, किसी निश्चित दूरी को किसी एक निश्चित चाल से चलकर किसी एक निश्चित समय में तय करते थे, आपने अपनी चाल बढ़ाई तो आपको अब वह यात्रा कम समय में तय होती नजर आएगी, मतलब वो समय दे देता है। अपनी चाल घटाई तो वही यात्रा आप देरी से आप पूर्ण कर पाते हैं, तो दूरी पूछ लिया। लेकिन उस पर एक आसान स्थिति होती है कि अगर आपने अपनी चाल को 2/3 कर दिया तो पहले की तुलना में अब आपको इतना ज़्यादा समय लगा, मतलब चाल घटा दिया तो समय ज़्यादा लगा। अगर वह वास्तविक गति से चला होता तो उसकी स्पीड उसको पहुंचने में कितना समय लग जाता। ये आसान सिचुएशन होती जहां पर चालों के अनुपात को समयों के अनुपात से कंपेयर करके हम लोग वास्तविक समय को निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा सवालों में अगर चले तो एलसीएम से सवाल है, एवरेज से सवाल है, ठीक है, एवरेज से सवाल है। आपका जो प्रॉफिट लॉस वाला हिस्सा है, जैसे कि पुलिस एग्जाम में पूछा था उसी प्रकार से प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट का सवाल है। सीआई तो चलो जनरल है, सीआई एसआई, लेकिन सीआई में थोड़ा सा मतलब जो आप लोग सोचते हैं कि रेशियो से और चीज़ों से बन जाता है, तो यहाँ थोड़ा परसेंटेज का स्तर बढ़ाया है, परसेंटेज थोड़ा टफ दिया है, 3%, 3.5%, 2.5%, 4%, 9%, तो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। जैसे 25%, 20%, 10% होता है, 12.5%, 16 से 2/3% तो आसान होता है। लेकिन जो डेटा ऐसा दिया था जो आपको लगेगा कि हाँ हम कर तो सकते हैं बट हमें कैलकुलेशन में फंसा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से टाइम एंड वर्क का सवाल भी आपके सामने आया। टाइम एंड वर्क के सवाल के लिए बच्चे कह रहे थे कि उनमें भी इफिशियंसी क्षमता को कंपेयर करते हुए सवाल दिखा। ट्रेन का सवाल दिखा, बोट एंड स्टीम का सवाल दिखा, पाइप एंड सिस्टम का सवाल दिखा, नल टंकी का दिखा,
डीआई भी आपको एक दिखी, करेक्ट है, डीआई भी आपको एक दिखी, एक फिगर पर एक सवाल बनकर आया जो कुछ अभ्यर्थियों ने हमें अपडेट किया। और साथ साथ अगर हम एडवांस के सेक्शन में चलते हैं तो एडवांस में मेंसुरेशन ही आपको देखने को मिला है, वो भी मेंसुरेशन में वही 2D 3D का कॉन्सेप्ट, 3D का अप्रोच की अगर हमने किसी जो है घनाभ की प्रत्येक भुजा को इतना बढ़ा दिया, आयतन में परिवर्तन या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, इसी प्रकार से दुगुना कर दिया तो उसका क्षेत्रफल क्या परिवर्तित हो गया, इसी प्रकार का अप्रोच यहाँ पर देखने को मिला है। तो मतलब ये पेपर एनालिसिस थी जो आपको पेपर देखने को मिल रहा है। आपको भी अगर कुछ और अपडेट होता है तो आप प्लीज़ बताइए और उसी आधार पर हम आगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन जब पेपर होते हैं तो बहुत स्पष्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम तो पेपर हाल में बैठे नहीं, आप जितना बताते हैं उतना ही हम कर पाते हैं, उतनी चीज़ें हम आपके सामने अपडेट करते हैं। तो लासा का सवाल, एवरेज का सवाल, प्रॉफिट लॉस का सवाल, चाल दूरी सवाल, टाइम एंड वर्क का सवाल, तो लगभग चैप्टर तो सब आते हैं, कवर होते हैं, लेकिन अब उनके लेवल्स आप लोग यहाँ पर हम अपने सवालों के माध्यम से मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप आइए देखिए सवालों को, एक एक सवाल को ध्यान से देख लीजिए। जिनका भी पेपर कल है, परसों है, नरसों है, उनके लिए इन सवालों को पढ़ना समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ये प्रैक्टिस सेशन 2 मार्च के आधार पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे कनेक्टिविटी में भी हम आपको शामिल कर सकें। पहला सवाल देखिए, इस तरह का सवाल आपको फेस करने को मिल सकता है। सवाल में आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट यहीं से पकड़ लीजिए पूरा, ये देखिए ये पूरा है, और इसमें हमसे y का मान पूछा है कि y क्या होगा। पूरा का पूरा समीकरण ही आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपके सामने 19 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 940 है, और ये आपके सामने भाग है रूट का, किसमें रूट में क्या है 2209 है, बराबर कितना है y प्लस 557 है, 557 है। अब आपसे y का मान इस स्टेटमेंट को हल करने के बाद निकालना है, तो मतलब ये पहला काम हमें 2209 का वर्गमूल करना होगा। 50 का वर्ग 2500 होता है, तो 50 से कम ही होगा इसका मान, और 50 से कम आपको पता है 47 जो होता है 47 7 के अंत में, 7 का वर्ग करने पर अंत में 9 आता है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 47 ही इसका वर्गमूल आएगा। एक डाउट बनता है 43 को लेकर, लेकिन 43 नहीं आएगा। 43 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 45 का वर्ग भी जो है लमसम इसी के आसपास ही होता है, तो यहाँ पर 47 ही होगा। लेकिन उसको भी करने का मैं प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे अगर ये 2209 है, अंतिम के 2 अंक लेकर के यहाँ पर जो बचे अंक हैं उसके आधार पर निर्धारित करिए कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग 22 हो जाए या उससे कम हो जाए। तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 होता है, तो 4 लिया। 9 के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनी, या तो 3 का वर्ग 9 देगा अंत में, या तो 7 का वर्ग देगा। तो उत्तर 43 और 47 में डाउट था, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय हमें इनमें सेलेक्ट करने के लिए जिस संख्या को आपने पहली प्रायोरिटी पे रखा है 4 का वर्ग 16 में 4 जोड़ने पर आता है 20, जो इस 22 से छोटा है, तो इसलिए बड़े नंबर को प्रेफर करते हैं। तो मतलब यहाँ पर इसका वर्गमूल हो गया 47। अब अगर 47 है और इधर आपको 19 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 940 दिख रहा है, तो 47 दूना होता है 94, मतलब ये 20 हो जाएगा। अर्थात ये आपके सामने कितना हो गया, देखिए 18 19 अट्ठे कितना होता है 162, 8 9 72, 8 1 8 8 7 152, सॉरी आपके सामने यह 20 है, बराबर है आपके सामने देखिए यहाँ पर y प्लस 557 है, करेक्ट है। इसका गुणा कर दें, 0 हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 1 के 2 1 3, 3040 हो गया। 3040 में आपको 557 घटाना है, 557 घटाना है। 10 से 7 3 होता है, ठीक है। 13 से 5 8 होता है, और यहाँ पर 9 से 5 4 होता है, 2 होता है 2483। 2483 देखिए डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ता है, इन सारी परिस्थितियों को फेस करिए, ऐसे सवालों को एकदम अटेम्प्ट करिए और इस तरह से ही आपने तैयारी को मतलब आगे कंटिन्यू करिए, बढ़ाइए। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 8, 75 और 15 से विभाज्य, मतलब इन सब में वह सबसे छोटा नंबर जो 12 से कटे, 8 से कटे, 75 से कटे और 15 से कटे। तो ध्यान रखिए, समझिए भाई, डायरेक्ट या तो हम पहाड़ा ही पढ़ ले, या तो 12 के लिए सोचे कि जो 4 से कटे और 3 से कटे वह संख्या 12 से कटेगी। 8 से कटने का मतलब होता है कि अंतिम के 3 अंक 8 से कटे, संख्या का जो अंतिम 3 अंक है वो 8 से कट जाए। अब इस सवाल में सारे नंबर 3 अंक वाले हैं, और अंतिम का 3 अंक कटने के लिए मतलब 8 से कटने के लिए संख्या को 4 से भी कटना होता है, अर्थात अंतिम के 2 अंक 4 से कटे, और 2 से भी कटना होता है, अंतिम अंक 2 से कटे। 15 है वो 5 और 3 की प्रायोरिटी देगा, 5 और 3 की, यह 25 और 3 की देगा। 5 का मतलब ये होता है कोई संख्या के अंतिम अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो फिलहाल तो सारे 5 से नहीं कट रहे हैं, कौन सा 562 नहीं कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब 5 से कट रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बाकी हम लोग यहाँ पर 3 से भी चेक कर सकते हैं। अगर 3 से चेक करेंगे तो 610 चला जाएगा, क्योंकि सभी अंकों का जोड़ 3 से कटने के लिए हम सभी अंकों का जोड़ चेक करते हैं। सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कटता है तभी संख्या 3 से कटती है, तो 6 एक 7 होता है, संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब ये 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक तो 600 है, दूसरा 690 है।
690 में भी प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि 90 4 से नहीं कटेगा। कोई संख्या 4 से तभी कटती है जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, इसलिए ये भी खत्म हो गया। अब बच रहा केवल ये 600। 600 वह संख्या होगी जो सबसे कटेगी। 8 से भी कटेगी, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 15 से भी कटेगी, 15 चौके 60, 75 से भी कटेगा, 75 चौके 300, 75 अट्ठे होता है, सबसे यह कट रही है। तो इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन डी को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इस सवाल के सही उत्तर के रूप में। डिविजिबिलिटी पूरी तरह से यहाँ पर अप्लाइड हो रही है। अगले सवाल पर आइए। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक वस्तु का प्रिंटेड प्राइस जो अंकित मूल्य है 492 रुपये, मतलब कोई सामान हम खरीदने गए, हमको 492 रुपये दुकानदार ने एमआरपी उसकी दिखाई। फिर वो कहता है कि हम आपको इस सामान की खरीद पर 39% की छूट देंगे, 39% का हम आपको डिस्काउंट देंगे। लेकिन इसके बाद भी मैंने जब अपनी रिसर्च करी, अपनी एनालिसिस करी, तो पता चला उसको 22% का लाभ हुआ है। तो वस्तु का हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है कितना। जब भी कभी सवाल ऐसा हो कि छूट देने पर भी लाभ हो, तो हम वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन अनुपात बना सकते हैं। ऐसे में हम 100 को एक ऐसा आंकड़ा मानते हैं जो छूट भी दिलवाएगा और लाभ भी दर्शाएगा। सुनिए कैसे। हमने कहा कि अगर 39% की छूट दे तो 100 एक ऐसा आंकड़ा होता है जिसमें जो भी परसेंट आप अप्लाई करेंगे सीधा सीधा वही परसेंट ही उसका मान होता है। 39 घटना मतलब 61 हो जाना। क्यों 61 होना? क्योंकि 100 का 39% 39 ही होगा, तो 61 हो गया। अब यहाँ पर जाइए, लाभ का मतलब है, देखिए 22, 100 मतलब यहाँ पर अगर 22% बढ़ रहा है इसमें, तो 22% का मतलब यह मान कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। अब स्थिति ये हो गई कि यह मान जो है आपका एमपी है, अंकित मूल्य है, और यह मान आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा ही अंकित हम करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। सवाल का अंकित मूल्य कितना है? 492, मतलब यह मान आपको 492 दिया है। क्लियर है? और आपसे क्या पूछ रहा है बताइए? आपसे उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है। जब किसी वस्तु को छूट दे करके भी लाभ पाते हैं तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बन जाता है। अब इसको देखिए जो कट सके, जैसे 61 दूना क्या होता है? 122 होता है। 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 दूना 4 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 छंगे 12 होगा, 246 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। जो कि क्रय मूल्य होगा उस वस्तु को, उसको उस दुकानदार ने ग्राहक को 492 बताया था। अब बेचा कितना था? इस पर 39% की छूट दे दीजिए, उतने में उसको बेचा था। फिलहाल जो हमसे सवाल पूछा था उसका हमने आंसर कर दिया। फिर मैं आपको बता दूं कि छूट देने पर भी यदि लाभ हो तो छूट का मान अप्लाई करने पर 100 पे क्रय मूल्य बनता है, लाभ का मान अप्लाई करने पर अंकित मूल्य बनता है। इन दोनों का अनुपात बनता है। आगे सवाल पर आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 36 और 18 का तृतीयानुपाती यदि x है, ऐसे सवाल बनेंगे। x का मान बताना है। अगर 3 पद a है, b है और c है, तीनों अगर समानुपाती हैं तो इनका सिस्टम क्या होता है? a अनुपात b अनुपात c, मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर समानुपाती नेचर के हिसाब से देखें तो a बटा b बराबर b बटा c हो जाएगा। a बटा b बराबर b बटा c होगा, मतलब b स्क्वायर बराबर ac हो जाएगा। इसका मतलब बीच के पद का वर्ग शेष दोनों, मतलब किनारे के दोनों पदों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो b स्क्वायर बराबर हम लोग ac लिख सकते हैं। मतलब अगर 36 है, 18 है और x है तो क्या लिखा जाए बताइए? हम लिख सकते हैं 36 गुणे x, 36 गुणे x बराबर 18 गुणे 18, 18 का वर्ग कर दीजिए। अब 18 दूना कितना होता है? 36, 2 से इसको डिवाइड करिए 9, तो x का मान बताइए कितना हो जाएगा? 9। x का मान हो गया 9, जो बी ऑप्शन आपके सामने राइट सोल्यूशन के रूप में है। चौथे सवाल का सही उत्तर 9 है, जो आपके लिए यहाँ पर इस सवाल के लिए तृतीय अनुपाती आपके लिए उत्तर है। तो ऐसे सवालों को जिसमें 4 पदों पर भी समानुपाती का कौन सा समझ लीजिएगा, उस पर भी थोड़ा सा और वैरायटी के सवालों को भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। 7 संख्याओं का औसत 43 है। कहीं पर 7 नंबर हैं, 7 क्रम के नंबर हैं, क्रमिक हैं या जैसे भी हों, अगर उनका औसत हमको दिया है 43। अब कह रहा है प्रत्येक में अगर हम 7 को घटाएं, प्रत्येक आंकड़े में अगर हम 7 को घटाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा। एक बात मैं बता दूं, अगर हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हैं यम, ये हमारी संख्या है आंकड़ों की, और उनका अगर हमें औसत दिया है यन, उनका अगर औसत दिया है यन। अब मैं बता दूं कि अगर हम इनमें से प्रत्येक में, अगर इन प्रत्येक में हमने कुछ जोड़ा x, कुछ घटाया x, कुछ गुणा किया x, मान लीजिए हमने कुछ गुणा किया x, तो यह सेम काम औसत में भी होगा। अगर हम प्रत्येक में x जोड़ रहे हैं तो औसत में भी x जुड़ेगा, प्रत्येक में कुछ घटा रहे हैं तो औसत में भी x घटेगा,
और प्रत्येक में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो औसत में भी उतने का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हम प्रत्येक में 7 घटा रहे हैं तो जो औसत आपका 43 है वो भी 7 घट जाएगा और 36 7 43, अर्थात इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिया, 21, 22 और 23, ये 3 नंबर हैं। मैं बता दूं कि इनका औसत, क्योंकि अब जब क्रमिक होते हैं तो वैसे भी औसत निकालना मतलब पहला और अंतिम का जोड़ बटा 2 होता है, तो औसत इतना 22 ही होगा। अगर हम प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो 5 जोड़ने पर 26 हुआ, 5 जोड़ने पर 27 हुआ, 5 जोड़ने पर 23 5 28 हुआ। आप अब भी इनको जोड़कर 2 से भाग करिए, 27 ही आएगा, मतलब औसत में भी 5 की वृद्धि हुई। ऐसे घटा दीजिए तब भी औसत में 5 की कमी होगी, गुणा करिए तो औसत में 5 का गुणा होगा। सेम वही चीज़ मैंने बताया, अगर हम किसी संख्या समूह का औसत आपको दे रहे हैं और प्रत्येक पद में जितना जोड़ेंगे औसत में भी जुड़ेगा, प्रत्येक में जितना घटाएंगे औसत में भी घटेगा, प्रत्येक में जितना गुणा करेंगे औसत में भी गुणा होगा, तो सी ऑप्शन 36 इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आइए देखिए हम लोग छठे नंबर पर पहुंचते हैं और सवाल देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा अनुपात है। अब अनुपात छोटा मतलब है सिंपली है तो सब रेशियो, लेकिन हम इनको कंसीडर करेंगे एक फ्रैक्शन की तरह। यहाँ पर हम फ्रैक्शन कंपैरिजन करते हैं और कभी कभी तो हमें छोटा पूछ रहा भी तो फिलहाल यहाँ पर बड़ा भी पूछ सकता है। असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर मतलब आरोही अवरोही में लिखने को भी पूछ सकता है अगर हम कंपैरिजन करना जानते हैं। हम इन सभी को प्रत्येक को एक फ्रैक्शन की तरह कंसीडर करें तो 29 बटा कितना है, देखिए 31 है, 31 है, 24 बटा 59 है, आप देख लीजिए, और यहाँ पर 21 बटा 52 है, ये भी समझ में आ रहा होगा, और 28 बटा 42 है। प्रॉब्लम देखो क्या है कि जो फ्रैक्शंस हैं इसमें हम लोग कंपैरिजन तभी अच्छे से कर पाते हैं या तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो मतलब हर समान हो, या तो सब अंश समान हो तो भी कंपेयर कर लेते हैं। ना तो हर समान है ना तो अंश समान है, तो अंश हर का अंतर चेक करते हैं, वो भी समान नहीं है। वो समान नहीं है तो उनके डिफरेंस को भी हम एलसीएम लेकर निर्धारित कर सकते हैं, बट इतना मार्जिन है कि उसको भी लेना हमारे बस का नहीं है। तो इसमें एक सिंपल सा अप्रोच अप्लाई करिए, बराबर करने के लिए ही किसको, डिनोमिनेटर को हम एक प्रयास करते हैं, सब में हम डेसिमल लगाते हैं। और डेसिमल इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऊपर के सब मान छोटे हैं नीचे से। डेसिमल लगाने से यह मान 290 होगा या 240 होगा या 210 होगा या 280 होगा। अब मैं 31 से अगर भाग करूंगा तो 31 दहम में होता है तो लगभग जाएगा आपका 9 बार। ये अगर आपको देखा होगे तो लगभग 4 जाएगा समथिंग करके 59, आप पता ही है। इसी प्रकार से भी 4 जाएगा, और यहाँ पर अगर देख लीजिए तो यह आपका 0.6 समथिंग करके जाएगा। तो अब यहाँ पर डेसिमल आफ्टर जो वैल्यू सबसे छोटी है वही सबसे छोटा फ्रैक्शन है, तो इन दोनों की तो कोई तुलना ही नहीं, इनको छोड़ दी, दिमाग से निकाल दीजिए। यही दो लोग बच रहे हैं। अब इसमें भी जब हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिन, जैसे इनकी मार्जिन और इसकी मार्जिन, अब इसकी मार्जिन अगर देखिए तो ज़्यादा है, तो जिसमें अंतर ज़्यादा होगा वह मान आपका जो है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर, लेकिन हम डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे भाग करके या डिसाइड करके तो यह मान लगभग 0.406 समथिंग कर जाएगा। और यह मान आपका देखिए, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जैसे भिन्नों को, या तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कन्फर्म हो जाएगा कौन हमारा बड़ा है कौन छोटा है। जैसे देखिए 24 दूना 48 होता है और 24 पंचे 120 होता है, 120 और 14 134 हो जाएगा। ये देखिए इतना लिख दिया। ऐसे 59 से मल्टीप्लाई करिए, 21 9 9 1 के 9 9 दूना 18, 189 मतलब 18 एलसीएम हो गया। और 21 पंचे 105 होता है, 105 में अगर 18 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो छोटा कौन दिखा, ये दिखा ना, इसलिए यह फ्रैक्शन आपका छोटा होगा जो 21/52 है, 21:52 है। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, मेरे ख्याल से इस तरह समझ में आया होगा। बड़े छोटे को भी हम कंपेयर कर ही ले रहे हैं, आरोही अवरोही भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का एवरेज स्पीड बेस्ड है। अगर आप देखिए पढ़िए तो समझ में आएगा। एक पर्सन है अनमोल, उसने अपनी यात्रा को उसने एक जर्नी प्लान करी और उसको 16 घंटे में पूरा करने का यहाँ पर कमिटमेंट दिखाया और पूरा भी कर लिया, पूरी डिस्टेंस को, पूरी मतलब लेंथ को। अब होता क्या है कि वह अपनी आधी दूरी जो बची, मतलब पूरे डिस्टेंस का जो कंप्लीट पार्ट था जो उसका हाफ पार्ट इस स्पीड से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो बची डिस्टेंस होती है उसको 56, बची मतलब आधी ही बची है, बराबर ही बची है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी, जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, वो होती है, पता है, वो होती है स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें चाल पता है और चाल को समय से मल्टीप्लाई कर दें तो कुल दूरी हम लोग बता सकते हैं। देखिए अगर हम उस यात्रा की कुल दूरी की बात करें, ये दूरी थी, ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को किस स्पीड से तय किया, पहले कितने समय में तय किया है, 16 घंटे में। डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम हो। देखो टाइम तो है आपके पास बट स्पीड नहीं है, और स्पीड भी है तो 2 पार्ट में है, और दोनों पार्ट में समान दूरियां तय हुई हैं। हाफ डिस्टेंस को 72 की गति से और हाफ डिस्टेंस को 56 की गति से तय किया गया है। आपने अगर एवरेज स्पीड पढ़ा होगा, जैसे कि स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना अलग अलग चालों से तय होता है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है,
ट्वाइस ए बी, अगर हम इसको ए मान लें और इसको क्या मान लें, बी मान लें, तो जो औसत चाल होगी पूरी यात्रा की, औसत चाल पूरी यात्रा की हो जाएगा ट्वाइस ए बी, 2 गुणे 72 गुणे 56 बटे 72 प्लस 56, 72 प्लस 56 मतलब 2 गुणे 72 गुणे 56 बटे 128 हो जाएगा। अगर जोड़िए देखिए 7 5 12, यस 128 हो गया। ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई, मतलब एक प्रकार से चाल है। चाल गुणे समय, चाल गुणे समय ही कुल दूरी होता है। हमें डिस्टेंस ही निकालना है, तो चाल अपने पास कितना है देखिए, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट तो मेरे ख्याल से नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसे लिख देते जैसे लिखा हुआ है। देखिए 2 गुणे 72 गुणे 56 बटे 128 है, और जो हमारे समय है, समय कितना बताइए, 16 घंटे है। समय से मल्टीप्लाई करिए, 16 8 128 होता है, 8 7 56 होता है, ठीक है, 7 दूना 14 है, 14 गुणे 72 है, 14 दूना 28 है, 14 7 98 है, 98 और 2 कितना हो जाएगा बताइए, 100 हो जाएगा। 1008 किलोमीटर की दूरी थी टोटल, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे सवालों पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सवाल आपको आएँ, तब आप जाकर के अच्छा कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। देखिए रिमाइंडर का सवाल है। रिमाइंडर में क्या है, 111 की पावर है 2024, ठीक है, डिवाइड बाई 112 है। कह रहा भाग करो, बताओ शेषफल कितना आएगा। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर कभी a को b से भाग करना हो, ऊपर का मान ये है, नीचे, यदि इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इफ a इज लेस देन b, मतलब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, द रिमाइंडर इज a। जैसे एग्जाम्पल, 5 को अगर 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 5 है, 17 को अगर 22 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 17 है। छोटी संख्या को बड़ी से भाग करने पर वही संख्या ही रिमाइंडर रह जाती है। 111 को 112 से भाग करिए सबसे पहले, क्योंकि यही 111 111 111 111 2024 बार लिखा है। भाग करने पर शेषफल आया -1, -1 की पावर है 2024। नीचे का कोई मतलब नहीं रह गया, रहने को लिख दीजिए आप एक बार। फिर एक बात और दिमाग में रखिए, -1 की पावर जो n होता है 2 मान देता है, +1 और -1। +1 कब देता है, जब n आपका क्या है, जब n आपका क्या है, इवन है, सम है तो +1, और अगर ये ऑड है, विषम है, तो ये आपका -1 हो गया। करेक्ट है, -1 हो गया। आइए, -1 की पावर अगर 2024 है तो यह इवन है, क्या है, सम है, तो सम है तो यह मान आपका कितना हो जाएगा, 1 बटे 112। अब वही स्थिति है कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। एक करेक्ट आंसर 8वें सवाल का होगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ऐसे रिमाइंडर के सवालों पर अपना फोकस जरूर बना लें। नेक्स्ट सवाल पर आइए। मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है। पतंग देखा है और उड़ाया भी होगा आप लोगों ने। पतंग का शेप देखो, अगर हम 2D फिगर की बात करें तो कुछ ऐसे बनता है। ये पतंग है ना, इसी में कहीं डोरी लगा देते हैं ऐसे तान करके, जिसका क्षेत्रफल एरिया दे रखा है, एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इसके विकर्णों का योगफल है 11 सेंटीमीटर। विकर्ण मतलब D1 प्लस D2 दिया हुआ है 11। अब हमसे कह रहा है इसके विकर्णों की लंबाई बताओ, इसमें से कौन होगी। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर एक विकर्ण A है, जिसको हम D1 कह दें, हम D1 D2 की जगह पर x प्लस वाई कह दें या a प्लस बी कह दें, विकर्णों को हम a प्लस बी कह रहे हैं। एक विकर्ण आपका यह a है और दूसरा विकर्ण यह आपका b है, यह b है और यह a है। एरिया का नियम होता है 1/2 a इंटू बी, यही नियम होता है। तो ए बी का मान आपको दिया है 2 इंटू ए। जैसे अगर आप चाहो तो विकर्णों का प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि इसका मान है 1/2 ए बी बराबर आपको 15 दिया है, तो ए बी बराबर आपके पास 30 है। मतलब दोनों का जोड़ दिया है 11 और प्रोडक्ट दिया है 30। ऑप्शन से भी जा सकते हैं और हम मान भी सोच सकते हैं। ऐसे दो ऑप्शन जिनका जोड़ हो 11 और प्रोडक्ट हो 30, बताइए कौन है। क्या 7 4 11, 7 चौके 28 होता है, 6 5 11, 6 पंचे 30 होता है। बिल्कुल इस पर जा सकते हैं। बाकी किसी ऑप्शन में प्रोडक्ट जो है 30 नहीं आएगा, तो केवल यही आपका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जिसमें 6 और 5 को जोड़ी थी 11 और 1/2 गुणे 6 गुणे 5 करने पर 15 आएगा, मतलब 6 पंचे 30 आएगा। तो बिना किसी कंफ्यूजन के बी ऑप्शन को सवाल का उत्तर मान लीजिए। यह पतंग का सवाल है, यह 2D का सवाल है, यह अलजेब्रा का भी सवाल है। मतलब इसमें अभी आप चाहो तो आपको a प्लस बी दिया है, आपको ए बी दिया है, ए बी दिया है कितना 30। ऐसे में हम a माइनस बी का होल वर्ग अप्लाई कर लें, जो होता होगा a प्लस बी का होल वर्ग -4ab। यहाँ से चल करके a माइनस बी का होल वर्ग a माइनस बी आ जाएगा। a प्लस बी दिया था, अगर हम अलजेब्रिक जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी उत्तर बन सकता है। फिलहाल उसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, हम डायरेक्टली आंसर बता चुके 9वें सवाल का। 10वें सवाल पर मैं लेकर चलता हूँ आपको, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सवाल क्या है,
कह रहा 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 22 किलोग्राम चाय है। मतलब हमारे पास एक चाय है जिसकी मात्रा है 22 किलोग्राम और उसका रेट है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, करेक्ट है। इसके बाद रुपए 14.5 प्रति किलोग्राम की कितनी चाय, मतलब दो प्रकार की चाय है, एक का रेट है 25 रुपए प्रति केजी, ठीक है, इसका रेट है 25 रुपए प्रति केजी, ये रेट है। दूसरे का रेट है 14.5 रुपए प्रति केजी, करेक्ट है। कह रहा इसको कितना मिला दूं। अच्छा, इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा है 22 केजी और इसकी मात्रा हमको नहीं पता है, कितना मिला दूं ताकि मिश्रण की कीमत जो कंबाइन कीमत हो 18 रुपए प्रति केजी हो जाए। ऐसे सवालों को हम एलिगेशन से करते हैं। अब हम 18 बनाना चाहते हैं। एलिगेशन करने का मतलब दोनों के डिफरेंस से दोनों की मात्राओं का हम रेशियो बना सकते हैं, दोनों की मात्राओं का हम अनुपात। देखिए हम इसलिए एलिगेशन आपको कह रहे करिए। एलिगेशन देखिए होगा कैसे, इसका डिफरेंस बोलिए 18 7 25 होता है। इसमें देखिए 3.5 होगा, 3.5 होगा ना, 3.5 जोड़िए 14.5 में तो 18 आएगा। 1 होगा और 2 होगा, मतलब इनकी मात्रा 1 और 2 के अनुपात में है। अगर 1 का भाग 22 है तो 2 का भाग कितना होगा पता है, 44 होगा। 44 होगा जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है, इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 44 किलोग्राम आप मिलाओगे सेकंड चाय को जो कि 14.5 की रेट से है, तब जाकर के कंबाइन रेट 18 का बन पाएगा। ये हो गया 10वां सवाल जो डन होता है। मेरे ख्याल से क्लियर भी आप लोगों को हो गया हो, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आइए। समान लंबाई की दो ट्रेन हैं, दो ट्रेनें हैं, समान लंबाई की हैं, समांतर पटरियों पर पैरेलल कुछ ट्रैक हैं, एक ही दिशा में एक ही तरफ एक चल रही है, दूसरी भी चल रही है, 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली ट्रेन को 18 सेकंड्स में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर एक ट्रेन देखिए ऐसे चल रही है, ठीक है, इसकी अपनी स्पीड है S1, इसकी अपनी चाल है L1, इसकी स्पीड है, उसकी लेंथ है L1। एक दूसरी ट्रेन आई जिसकी अपनी स्पीड है, जिसकी अपनी चाल है, जिसकी अपनी लेंथ है। ऐसी स्थिति में यह भी उसी दिशा में जा रही, यह भी उसी दिशा में चलकर इसको पार करे। पार तभी कोई पीछे चल करके, जैसे हम पीछे चल करके आपको तभी पार कर सकते हैं अगर मेरी स्पीड आपसे ज़्यादा हो। मतलब किसी भी हालत में S2 बड़ा होगा S1 से तभी पार कर पाएगी। मतलब इसकी स्पीड है भी ज़्यादा, देखिए 101 की गति है और उसकी गति 71 की है। पार करने में जो लगा समय होता है वो क्या होता है पहले सुनिए। तभी देखो पार क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हमारी स्पीड इससे ज़्यादा है। पार करना किसको है, सबसे पहले यह इसको पार करेगी, फिर खुद को पार करेगी, क्योंकि इसको पार करने का मतलब ड्राइवर पार किया। जब तक इसकी गार्ड ना पार कर ले तब तक नहीं पार कर पाई। तो इस समय दोनों की लेंथ को जोड़ना पड़ेगा, L1 + L2। पार क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी चाल ज़्यादा है, उसकी चाल कम है। S1 डिफरेंस S2। मतलब अगर किसी गाड़ी को, रेलगाड़ी को समान दिशा में चलकर पार करना है तो पार करने में लगा समय दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटे दोनों की चालों का अंतर। अब आप आइए सवाल को हल करिए। देखिए कैसे, यहाँ पर उनकी जो समय लगा है कितना बताइए, 18, ठीक है। दोनों की लंबाइयों का योग कितना है, दोनों की लंबाइयों का योग हमको यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि दोनों समान लंबाई की हैं। अगर हम दोनों की लंबाइयों को प्रत्येक को x माने तो 2x हो जाएगा। हाँ, दोनों की चालों का अंतर 101 और 71 का अंतर कितना होगा बोलिए, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 गुणे 18 कर दीजिए, 18 गुणे 30 बराबर कितना हो गया, 2x। 2 से डिवाइड करिए 15, 15 गुणे 18, 18 पंचे 90, 18 की 18 9 27, 270 मीटर की लेंथ है एक ट्रेन की। यहाँ पर एक सेकेंड फिर से देख लीजिएगा। हमने बताया कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, भाई देखो एक चीज़ आप समझिए कि जो चालें हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। ऐसे हम कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। गजब कर दिया हम लोगों ने। देखो हमने समय बताया 18 सेकंड है और हम देख रहे हैं कि रेलगाड़ियों की लंबाई को अगर हम एक को x माने तो 2x कर दें। चालों का अंतर 101 है और दूसरे की 71 है। जो आया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। बट हमको इसको लिखना है, एक सवाल हम पीछे कर चुके, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 30 तो है, 30 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह अपने आप क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर पर सेकंड में होगा। अब भिन्न के हिसाब से 18 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 18 है बराबर 2x है, गुणे 18 चला गया बटे आपका 30 × 5 है। 18 18 से खत्म हुआ, 2 से a डिवाइड होगा तो 15 हो गया।
15 पचे 75, x का मान 75 है, अर्थात एक रेलगाड़ी की लंबाई 75 मीटर है। दोनों की 75 है, तो फिलहाल एक की पूछा है और हमने उसका मान बता दिया 75 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई। 11वां सवाल आपका डन होता है, एकदम करेक्ट, कन्फर्म आंसर नोट करें। ठीक है, अगले सवाल पर चलिए। आइए हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। देखिए 12वां सवाल क्या है, कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर, अर्थात एक ही ब्याज दर थी, 2 साल के साधारण ब्याज हमको 60 रुपए दे रखा है, मतलब कोई पैसा था उसको किसी एक ब्याज दर पर हमने 2 साल तक इन्वेस्ट किया, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 60। अगर उसी पैसे को हम चक्रवृद्धि पर इन्वेस्ट करते तो हमें 64 रुपए मिलता। सवाल में हमसे मूलधन पूछ रहा, हमसे दर भी पूछ सकता था, हमसे कुछ भी पूछ सकता। आप सिंपल सिस्टम समझिए, कुछ बातें दिमाग में रखिएगा। अगर वही प्रिंसिपल है और वही ब्याज दर है तो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रतिवर्ष, उससे भी साधारण ब्याज चाहे जो भी सोचिए हर साल बराबर रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहता है। और सिस्टम क्या होता है बढ़ने का? सिस्टम ये होता है कि जो क्रमिक हिसाब से वो अपडेट करता है अपने आप को, लेकिन पहले साल का साधारण ब्याज पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। अगर हमसे 2 साल का बोला है तो देखिए हम लिख दें SI, हम लिख दें CI। ठीक है, हम यहाँ पर समझ लें ये फर्स्ट ईयर हो गया और ये सेकेंड ईयर हो गया। हमें 2 साल में बोलिए साधारण ब्याज कितना मिला है 60, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है 64। चलिए हमने देखा कि अगर 60 हमें 2 साल में मिला साधारण, तो हर साल कितना मिला होगा 30 और 30। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला होगा? जो पहले साल का साधारण ब्याज था वही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज था, लेकिन जुड़कर अगर 64 होना है तो इतना दूसरे साल कितना मिलना चाहिए 34। अब सुनिए 30 से अगली बार 34 हुआ तो कितना बढ़ा है 4, और किस पर बढ़ा है 30 पर। 2 दूना 4, 2/15 हो जाएगा। कह सकते हैं ये आपकी, जैसे अगर हम यहीं से ब्याज दर बनाना चाहें तो 2/15 गुणे आप 100 कर दें, मतलब 4 गुणे 100/30 कर देते तब भी आ जाता, ब्याज दर बन जाता। अब अगर ये ब्याज दर था, अगर हम सोचे इसको बनाना चाहें तो ब्याज दर बना सकते हैं। 2/15 गुणे 100 कर दीजिए, 13 से ही 1/3 मेरे ख्याल से ब्याज दर आ जाएगी। आपको बता दूं कि जब कभी दर दिया हो और जब कभी समय दिया हो तो दर और समय को मिलाकर ब्याज और मूलधन का रेशियो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने दर को और समय को, समय अगर हम 1 साल का ब्याज ले लें, चाहे 2 का भी ले सकते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 30, और अगर हमने यहाँ पर जो दर बनाई थी, मतलब जिस हिसाब से अपडेट हो रहा था 1 साल में कितना हो रहा था 2/15, तो 2/15 को अगर हमने मान लिया कि यही अपडेट है, यही आपका ब्याज दर को समय 1 से गुणा करने पर तो कुछ होगा नहीं, यही ऊपर का मान उस समय ब्याज हो जाएगा और नीचे का मान आपका मूलधन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ब्याज 1 साल में कितना दिया है 30, तो 2 बराबर आप कर दो 30, और मूलधन आपका 15 है तो 15 बराबर क्या होगा 2 से 15 बार गया, 15 में 225 हो गया। 225 आपका मूलधन था। और मैंने आपसे कहा अगर ब्याज दर बनाना था तो 2/15 गुणे आप कर देते 100। ठीक है, 5 या 15, 5 भी साम में 100, 40/3 होता, 13 सही 1/3% की ब्याज दर आती। और जब जनरल सवाल होता है तो उसमें कहते हैं ये दर है, 1 साल के समय में 1 साल का साधारण ब्याज इतना है, बताओ मूलधन कितना है। कर सकते तो वही आता आपको उत्तर जो मैंने बना के दिया है। अगले सवाल पर आइए 13वां नंबर। 3 साझेदारों ने, 3 पार्टनर्स थे, एक व्यापार में 3:9:8 के अनुपात में निवेश किया, मतलब 3 भाग पहले ने लगाया, 9 भाग दूसरे ने, 8 भाग तीसरे ने। समय कैसे दिया? पहले ने 10 महीने तक निवेश किया, ठीक है, दूसरे ने केवल 1 महीने तक निवेश किया, खूब पैसे लगा दिया था ना, और तीसरे ने 4 महीने तक का निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात हमेशा निवेश के अनुपात के बराबर होता है। लाभ का अनुपात कौन होता है? जो निवेश का अनुपात होता है। और निवेश का अनुपात क्या होता है? 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो समय पर, दूसरा समय पर और धन पर। समय और धन पर 3 पर्सन थे, 3:9:8 के अनुपात में। समय की बात करो, 10 माह, 1 माह और 4 महीने तक व्यापार में अपना पैसा लगाया। ये टाइम दिया था और ये मनी दिया था, सॉरी ये मनी था ऊपर वाला भाग और ये टाइम था। ठीक है, कंबाइन करिए, 10 गुणे 3 कितना होता है 30, और ये कितना होगा 9, 8 चौके 32। ये है रेशियो 30:9:32। 30:9:32 के अनुपात में उन्हें लाभ मिलेगा और इसी क्रम में उनका निवेश भी था। यही रेशियो उनके निवेश का रेशियो था। तो 13वें सवाल का सही उत्तर आपके सामने 30, 9 और 32 है। एक घन का आयतन दिया है, एक घन का आयतन 4096 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा हमसे पूछ रहा है घन का जो आयतन होता है, घन एक ऐसा 3D फिगर है, आप सबको पता है, क्यूब है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सब भुजाएं बराबर हैं, ए है और ए है।
आयतन का नियम क्या होता है मालूम, ए क्यूब होता है। ए क्यूब का मान हम लोग को दिया है 4096। ए का मान हो जाएगा घनमूल किसका, 4096 का, 4096 का घनमूल हो जाएगा, करेक्ट है। अब 4096 का घनमूल होगा क्या, इसको निकालने का एक तरीकीब मैं आपको बता दूं। अंतिम से 3 अंक ले लीजिए, ठीक है। इसके लिए एक संख्या सोचिए जिसका घन 4 हो जाए या 1 हो जाए, 4 हो जाए या उससे कम, 1 आया क्योंकि 2 का घन तो 8 होता है। 6 के लिए 6 लिए 16 का घन होता है, मतलब 16 का घन करने से 4096 आता है। और इसका मतलब भुजाएं कितनी हो गई, 16। पूछा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में देखिए 2 प्रकार से पृष्ठ डेवलप होता है। जैसे रूम है, अगर घनाभाकार हो तो इसमें 4 दीवारें हो गई, सब बराबर बराबर क्षेत्रफल की, वही छत है वही फर्श है, सब बराबर ही है। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 6a वर्ग पूछेगा, 6a वर्ग की बात करेगा, TSA टोटल सरफेस एरिया। अगर चारों दीवारों की क्षेत्रफल की बात करेगा तो 4a वर्ग होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख दें 6a की जगह पर 16 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 256 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है ना, 6 चाह के 36 होता है, 6 पंचे 30, 30 3 33 की 3 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, 14वां नंबर आपका डन होता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो डीआई का क्वेश्चन है और डीआई आपकी परीक्षा में पूछी जा रही है। बार डायग्राम का भी क्वेश्चन आ सकता है, पाई चार्ट का भी आ सकता है। तो जैसे सवाल पीछे पाई चार्ट का मैं आपको समझा दूं और आगे आप लोग और भी फिगर्स पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन पाई चार्ट का मैं एक सवाल आपको समझा दे रहा हूँ। दिया गया पाई चार्ट सप्ताह के अलग अलग दिनों में, मतलब सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक की बात है। यहाँ पर देखिए मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। इसने कहा बुधवार को जो बिक्री से केंद्र, मतलब ये अलग अलग बिक्री है दिनों में आपको दिखाया गया है यहाँ पर, जो बिक्री बुधवार को ही उसको केंद्र से बना कोड हमको बताना है कि बुधवार वाला मान देखिए अगर ए है तो इसके हिसाब से कलर को देखते हुए ए वाला मान हमें कोड बताना है। मतलब सेल्स दिया है, टोटल सेल्स कितनी हो रही है इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, प्रत्येक दिन कितनी सेल्स हो रही है इसको देख सकते हैं, और इससे हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो डिग्री मान है वो कितना हो सकता है। अर्थात इसको अगर हम सेक्टर पर एक कोण बनाए, केंद्र पर एक कोण बनाए थी सेक्टर के लिए, तो कितने डिग्री का बन जाएगा। तो इस कोण को बताने के लिए, जैसे एक होता नहीं है कि आपको कोई किसी एक मद में, मतलब किसी एक कार्य के लिए आपने अलग अलग मदों में खर्च किया और आपको किसी एक मद में कितना परसेंट खर्च किया, इसके लिए हम पूरे मान को 100% मानते हैं। उसी प्रकार से इस केंद्रीय कोण को हम 360 डिग्री मानते हैं। यही चीज जब परसेंटेज से कंपेयर होता है तो यही 100% हो जाता है। जब कभी कोई मान को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो गुणे 100, क्योंकि गुणे 100 मतलब क्यों, क्योंकि पूरी संख्या 100 है, बटे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है जो संख्या टोटल मान है उसको लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम पूरे खर्च की बात करें, टोटल हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, देखिए आपका 200 और 200 ये भी हो जाएगा 400, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना 140, मतलब 540, और इसको भी जोड़ेंगे तो 720 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि बिक्री है वो 720 की है। इसमें हमें बुधवार वाली बिक्री को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कितना हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि जो टोटल मान होगा वो 360 डिग्री को प्रेजेंट करेगा, कि 720 किसको प्रेजेंट करेगा, 360 डिग्री को। और बुधवार को जो हमारी बिक्री है वो कितने की है, 80 है, तो 80 मान कितने डिग्री को प्रेजेंट करेगा ये देख लीजिएगा। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते 2 बार जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करिए 40 बार जाएगा, मतलब यह 40 डिग्री को प्रेजेंट करेगा। 40 डिग्री देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको दिया। अगर यही परसेंटेज में बोलता तो हम कहते हैं कि 720 जो अपना है वो 100% है। अब उस समय हमारा जो 80 होगा वो कितने परसेंट होगा, इसको हम कैलकुलेट करते तुलना से, अगर परसेंटेज में पूछता तो। नहीं तो सवाल जैसे पूछा था उस हिसाब से उत्तर पहला ऑप्शन आपका राइट सोल्यूशन है। तो चलिए, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ है। जिसके आगे के पेपर हैं अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखेंगे, और हम इसी तरह से आपको जो भी पेपर एनालिसिस पैटर्न बन रहा है उसकी प्रॉपर एनालिसिस हम कराते रहेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट से बताइएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, हमें जरूर स्पष्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं आप सभी को आपके अगले पेपर्स के लिए।